वेलकम टू द आर्यभट्टा क्लासेस। और आज हमारी क्लास का पहला दिन है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है 10th क्लास का 10th चैप्टर, जिसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, उसके पश्चात हम ये भी जानेंगे कि परावर्तन की घटना क्या होती है और अपवर्तन की घटना क्या होती है। हालांकि इन दोनों के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ाते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश जो है एक तरह की ऊर्जा है। जिस तरह से विद्युत एक ऊर्जा का एक रूप होता है और रसायन होते हैं किसी सेल में जो रासायनिक ऊर्जा को जन्म देते हैं, उसी तरह जो लाइट होती है, प्रकाश, वो भी एक ऊर्जा का ही रूप है। अब लोग पूछेंगे सर प्रकाश का रंग कैसा होता है। प्रकाश का रंग होता है बच्चों श्वेत। प्रकाश श्वेत होता है, श्वेत प्रकाश होता है। और एक मजेदार बात, प्रकाश श्वेत होता है लेकिन प्रकाश के अंदर वो सभी रंग मौजूद होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, और उन रंगों की संख्या होती है 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो सभी के सभी प्रकाश श्वेत प्रकाश के अंदर पाए जाते हैं। फिर सर प्रकाश श्वेत कलर का क्यों दिखाया जाता है? आवृत्ति बदल जाती है उसकी। हर प्रकाश की अलग अलग आवृत्ति होती है और जब सभी प्रकाश मिले हुए होते हैं तब वो श्वेत कलर के दिखाई देते हैं। यह है इसका लॉजिक। गौर करेंगे कि परावर्तन की घटना क्या होती है। परावर्तन की घटना को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे किरण क्या होती है, स्रोत क्या होता है और पुंज क्या होता है। इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए किरण क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। किरण, प्रकाश का पथ, प्रकाश का जो पथ होता है वही किरण होता है। प्रकाश का पथ। तो देखिए जिस तरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसके लिए आपको एक पथ की आवश्यकता होती है। उस पथ से होकर आप दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। उसी तरह जो प्रकाश होता है उसका भी एक पथ होता है। उस पथ से होकर प्रकाश गमन करता है और वो पथ ही कहलाता है प्रकाश किरण। अब पथ कैसा होता है प्रकाश का? वो होता है सरल रेखीय। प्रकाश का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय। प्रकाश का पथ यानी रास्ता वो सरल रेखीय होता है। यहां पर शायद इतना साफ दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं। सरल रेखीय होता है। अब इस बात का क्या प्रूफ है कि प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है? तो एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपसे कुछ दूरी पर एक लैंप रखा है जो जल रहा है। आपको वो लैंप दिखाई दे रहा है। अब आपको उस लैंप तक पहुंचना है तो आप सीधा सीधा उसकी ओर बढ़िए। अब सीधा सीधा जब आप पथ को फॉलो करेंगे तो आप उस लैंप तक पहुंच जाएंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश भी उस सीधे रास्ते के द्वारा हम तक पहुंचा होगा और हमें वो लैंप दिखाई दिया होगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश का जो पथ होता है सरल रेखीय होता है। तो प्रकाश का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। तो प्रकाश किरण के बाद अब देखते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज इन किरणों का समूह होता है, अर्थात बहुत सारी प्रकाश की किरणें मिलकर एक प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल ले, जैसे कि आपके घरों में टॉर्च होगी। टॉर्च को ऑन करने पर बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रकाश प्राप्त होता है। उसका एक समूह मिलता है किरणों का, वही प्रकाश पुंज होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि ट्रेन के इंजन में लगी हुई लाइट, उसका उदाहरण हो गया। तो ये प्रकाश पुंज होता है। अब सवाल ये है कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत वो सभी वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में सूर्य हो गया, एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सभी प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती हैं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। अब जानते हैं कि परावर्तन क्या है। पाठ का जो मेन टॉपिक है परावर्तन, उसे देखते हैं। तो
परावर्तन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? किसी भी सतह से जब प्रकाश टकराता है और टकराने के पश्चात जिस माध्यम से वो आया था उसी माध्यम में वो वापस लौट जाए, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे हमें शीशे में अपनी शक्ल परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। कोई भी जो वस्तु है हमें परावर्तन के कारण दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उस वस्तु से टकराता है और फिर हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। और परावर्तन की भी दो कैटेगरी होती हैं, दो तरह का होता है परावर्तन। एक तो हो गया आपका नियमित परावर्तन और एक हो गया आपका विसरित परावर्तन। परावर्तन की दो कैटेगरी है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो जब सतह हमारी समतल होती है, ऐसी सतह से प्रकाश टकराता है और पुनः लौटता है, तो ऐसा जो परावर्तन होता है नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके ऑपोजिट, जब हमारी सतह होती है वो समतल ना हो, खुरदरी हो इस तरह से, तब ऐसा जो परावर्तन होगा वो नियमित ना होकर विसरित परावर्तन होगा। समझिए, सतह समतल है तब परावर्तन होगा, वो होगा नियमित परावर्तन। सतह खुरदरी है, ऐसे में जब परावर्तन होगा वो होगा विसरित परावर्तन। अब परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो कौन से परावर्तन के होते हैं? तो वो होते हैं नियमित परावर्तन के। उसमें सतह समतल होती है और उसमें दो नियम हमने व्युत्पन्न किए हैं। जानते हैं वो कैसे होते हैं? परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। एक समतल सतह है इस तरह से, मान लो AB समतल सतह है जिसका नाम है AB। अब कोई प्रकाश स्रोत है, कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, सूर्य हो सकता है, उससे प्रकाश की एक किरण आती है। प्रकाश की किरण सतह AB से इस बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात परावर्तन की घटना के अनुसार वापस लौट जाती है। अब समझिए, इसमें हम नामकरण करने वाले हैं। जो आने वाली किरण होती है पृष्ठ से टकराने वाली, वो कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। उसी प्रकार से जो टकराने के पश्चात यही किरण जब वापस लौटती है तब इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरण होती है आपतित किरण, जाने वाली किरण होती है परावर्तित किरण। यहां शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे दूसरी जगह बनाते हैं। ये जो जाने वाली किरण है वो कहलाती है परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों में संबंध स्थापित करने के लिए हमें एक काल्पनिक रेखा की आवश्यकता पड़ती है। वो काल्पनिक रेखा कौन सी हो सकती है उसे देखते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। परावर्तित किरण और आपतित किरण। आने वाली किरण होती है आपतित किरण और टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण होती है वो होती है परावर्तित किरण। अब ये जो सतह है हमारी AB, उसके लंबवत हम एक अक्ष लेते हैं। उस अक्ष को कहा जाता है अभिलंब। क्योंकि ये सतह के लंबवत होता है इसलिए इसे कहा जाता है अभिलंब। इस तरह से ये कोई अभिलंब है, इसे कहा जाएगा अभिलंब। हमें ये देखना है कि ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है वो इस अभिलंब के साथ कोण कितना कितना बनाती हैं। तो हम नाम रखते हैं इसका। एक तो कोण आपतित किरण बनाएगी अभिलंब के साथ, ये देखिए ये आपतित किरण ऐसे और अभिलंब ऐसे, दोनों के बीच में कोण बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया I फॉर
आइसक्रीम वो वाला। और उसी तरह से जो जाने वाली परावर्तित किरण है और अभिलंब है, उसके मध्य में जो कोण बनेगा उसे हम नाम दे देते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें और आर में और आई में क्या संबंध है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आई बराबर आर, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी स्थिति लगाकर देख लीजिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेंगे, कभी असमान नहीं हो सकते। प्रकाश के परावर्तन का यही पहला नियम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसी के दूसरे पॉइंट पर जो आपतित किरण, ये है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों हैं एक ही तल पर स्थित होंगे। नोट करते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये थे हमारे परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होंगे परिमाण में। दूसरा नियम है आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण जाने वाली और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दो नियम परावर्तन के नियम हैं और इसी के साथ हमारा जो परावर्तन के नियमों का टॉपिक था वो पूरा होता है। इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब रुक, तो आपने नोट कर लिया। ये दूसरी जो लाइन है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। जो दूसरी लाइन है तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। जो हमारी लास्ट लाइन है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग पूछेंगे। तो इसका मतलब ये होता है आने वाली किरण जब यहाँ बिंदु पर टकराती है, टकराने के पश्चात ये दाएं या बाएं नहीं मुड़ती है, सीधा गमन करती है, सीधा उसी माध्यम में लौटती है जिस माध्यम से वो आई थी। और अभिलंब भी इन्हीं के तल में लिया जाता है, अर्थात इनकी सीधी रेखा पर ही स्थित होता है, अभिलंब भी दाएं या बाएं नहीं होता है। तो ये थे परावर्तन के नियम। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। हम इस YouTube चैनल पर रेगुलर हैं, इसलिए आप रेगुलर क्लासें लगाते रहिएगा। तो आर्यभट्ट क्लासेस आज यहीं फिनिश होती है। मिलेंगे अगली क्लास में गोलीय दर्पणों के साथ।